हाय गाइस, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिकी और चालक युक्तियां और लॉजिक गेट। यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है तथा यह चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इसके सारे प्रश्नों को एक एक करके अच्छा से देख लेंगे। तो चलिए हम समय बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सरोज कुमार शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिकी और चालक युक्तियां और लॉजिक गेट। इस चैप्टर का हम लोग जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज देख लेंगे और कल इसका न्यूमेरिकल और लघुत्तरीय क्वेश्चन कल मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं यह चैप्टर। ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए, इसको ध्यान से देखें क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, तीन पदार्थों के ऊर्जा बैंड चित्र में दिए गए हैं। जहां भी संयोजी बैंड, सी चालन बैंड। तो ये पदार्थ क्रमशः हैं, इन तीन पदार्थों का फिगर बनाया गया है। तो बताने कौन से पदार्थ हैं। तो यहां देखिए, भी कहता है संयोजी बैंड और सी कहता है चालन बैंड, और यह उस बैंड के बीच का गैपिंग दिखाया गया है। तो यहां कहता है गैपिंग जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यह कम दिखा रहा है, यहां कोई गैपिंग नहीं, और यहां 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा गैपिंग है। तो जिसमें गैपिंग कम होता है उसे अर्धचालक कहा जाता है। जिसमें गैपिंग नहीं होता है उसे चालक कहा जाता है। जिसमें गैपिंग ज्यादा होता है उसे कुचालक कहा जाता है। तो इसमें ग्रेटर देन कह रहा है तो यह कुचालक है, इसमें कोई गैपिंग नहीं तो चालक है, इसमें कम गैपिंग है तो अर्धचालक, यानी आपका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, यानी अर्धचालक में किसके सहायता से वैद्युत चालन होता है। कोटरों से, इलेक्ट्रॉनों से, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, ना कोटरों से ना इलेक्ट्रॉनों से। कोटरों का मतलब क्या है। कोटरों का मतलब हुआ छिद्रों। जब किसी पदार्थ से या परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके स्थान पर एक छिद्र बन जाता है, उसे कोटरों या होल्स कहा जाता है। तो अर्धचालक में वैद्युत चालन किसके सहायता से ये बताना है। तो याद रहे, अर्धचालक में वैद्युत चालन जो क्रिया होती है कोटरों और इलेक्ट्रॉन दोनों के माध्यम से होती है। अतः विकल्प नंबर क्या होगा, 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों की चालकता ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप बढ़ने पर घटती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, या ताप घटने पर घटती है। यानी आपको बताना है अर्धचालकों की चालकता किस पर निर्भर करती है। तो आप हमेशा याद करें कि अर्धचालक हैं उसमें बहुत अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उसकी चालकता तभी बढ़ेगी जब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कहने का अर्थ है ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक की चालकता बढ़ेगी, और तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। यानी परम शुद्ध ताप पर, शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल कैसा व्यवहार करता है। पूर्ण चालक की भांति, पूर्ण अचालक की भांति, अर्धचालक की भांति, या इनमें से किसी भी तरह नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा यह पूर्ण अचालक की भांति कार्य करता है। कौन, जर्मेनियम। ये आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, किसी n प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर, कोटर माने होल्स, दोनों और संख्या में इलेक्ट्रॉन तथा अधिक संख्या में कोटर, दोनों अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन तथा और संख्या में होल्स। तो यहां देखिए, यहां क्या दिया, एन टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, याद कर लेंगे, और पी टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो यहाँ एन टाइप का होता है, इसका अर्थ ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और होल्स कम हो गया। तो दोनों तो रहेगा ही, तो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे लेकिन होल्स कम होंगे। तो विकल्प नंबर क्या है, 4। दोनों अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन लेकिन और संख्या में होल्स। ओके। अगला क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालक में असंख्यक आवेश वाहक होते हैं। यानी एन प्रकार के अर्धचालक में असंख्यक कौन होता है। तो अभी मैंने बताया कि एन टाइप जो अर्धचालक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ई की अधिकता होगी, लेकिन प्रोटॉन होल्स की कमी होगी। तो कौन कम होगा, असंख्यक होल्स होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, होल्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सिलिकॉन के एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें अपद्रव मिलाया जाता है।
एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में क्या मिला जाता है? विकल्प है एल्यूमिनियम, लोहा, बोरॉन या एंटीमनी। यह बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में क्या मिलाया जाता है। तो इसको याद कर लें कि शुद्ध सिलिकॉन में एंटीमनी जब मिलाया जाता है, सिलिकॉन में एंटीमनी जब मिलाते हैं तो क्या होता है, वो एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। ठीक है, अगला, एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण क्या है? फिर पहले की तरह क्वेश्चन दिया है। तो एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन किससे होगा? इलेक्ट्रॉन से होगा, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन से एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है। ये 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कोटर छिद्र अधिक संख्य आवेशवाहक होते हैं, एंड छिद्र किसमें आवेशवाहक होता है? तो फिर से इसको रिपीट हम कर देते हैं कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक होता है, जबकि पी टाइप में छिद्र आवेशवाहक होता है। तो यह छिद्र दिया है तो क्या होगा? पी टाइप के अर्धचालक, यानी आपका विकल्प नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अगला, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव है। तो देखिए यहाँ पी टाइप अर्धचालक दिया है, यहाँ दिया गया पी टाइप अर्धचालक, और शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाएंगे? तो शुद्ध जर्मेनियम में पी टाइप अर्धचालक यदि बनाना है तो आपको एल्युमिनियम मिलाना होगा या बोरॉन मिलाना होगा। ठीक है, एल्युमिनियम या बोरॉन मिलाते हैं तो वह पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। तो यहाँ विकल्प एल्युमिनियम दिया है, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्ति धारा का कारण है। पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्ति धारा का कारण है। विकल्प है केवल अल्पसंख्यक वाहक, बहुसंख्यक वाहक, ग्राही आयन या दाता आयन। क्या है आपको ये बताना है। तो याद रहे, पीएन संधि जब डायोड आता है तो उसमें हमेशा उत्क्रम संतृप्ति धारा का जो कारण होता है वह होता है अल्पसंख्यक वाहक। अल्पसंख्यक वाहक विकल्प नंबर 1 होगा आपका आंसर। अगला है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या होता है? केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, न तो इलेक्ट्रॉन और नहीं कोटर। तो याद रहे, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में न तो इलेक्ट्रॉन रहता है और ना ही कोटर होता है, ना ही होल्स होता है। आपका विकल्प नंबर 4 हो गया आंसर। जर्मेनियम डायोड की प्राचीर विभव लगभग कितनी होती है? जर्मेनियम डायोड की प्राचीर विभव विकल्प दिया है 0.1 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.5 वोल्ट या 0.7 वोल्ट। क्या होगा? तो यहाँ याद कर लें, यह जर्मेनियम डायोड दिया है और प्राचीर विभव पूछ रहा है। तो जर्मेनियम का प्राचीर विभव आपको याद कर लेना है, 0.3 वोल्ट होता है। यह 2009 में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला, एक पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 24 एम्पियर है, मिली एम्पियर है। यदि संग्राहक की ओर से 80% इलेक्ट्रॉन पहुंचते हो तो आधार धारा है। तो ये एक न्यूमेरिकल दे दिया है, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ संग्राहक धारा एलसी का मान दिया गया है 24, अल्फा का होता है 80% इलेक्ट्रॉन पहुंचता है अल्फा का मान। तो 80% इक्वल टू क्या होगा? 80/100 करेंगे तो 80 में 100 से भाग देंगे 0.8 हो जाएगा। और आई का मान पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होता है बीटा, पहले बीटा का मान निकाल लेते हैं हम लोग। बीटा इक्वल टू अल्फा/1 में अल्फा। तो अल्फा का मान हम यहाँ निकाले हुए इसको रख लेंगे और कैलकुलेट करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है बीटा। तो बीटा बराबर होता है LC/LV। ठीक है, तो LC का जो मान है ऑलरेडी 24 दिया हुआ है और LV का मान यहाँ देख लीजिए, LV का मान दिया गया 4, अभी निकाला गया कहीं, यहाँ 4 बीटा, तो 4 रख देंगे तो यहाँ क्या होगा? 24/4 हो जाएगा। तो 6 मतलब कट जाएगा, आपको 6 मिली एम्पियर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यहाँ LC का मान दिया गया है 24। ठीक है, और अल्फा का मान 80% दिया है। तो 80% माने क्या? 80/100 0.8 हो गया। LV का मान निकालना है तो बीटा पहले निकालते हैं, बीटा इक्वल टू अल्फा/1 में अल्फा। बीटा हमने यहाँ 4 निकाल लिया और B इक्वल टू यहाँ क्या है? LC/IV होता है। क्रॉस गुना कर लेंगे तो IB का मान क्या हो जाएगा? IC/बीटा नहीं हो जाएगा। इसका मान 24, इसका मान क्या हो गया? 4 गुना करेंगे, कटाएंगे 6 नहीं आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, एक ट्रांजिस्टर की धारा, आधार धारा 100 माइक्रोएम्पियर है, संग्राहक धारा 2.5 मिली एम्पियर है, तो बीटा का मान क्या होगा? तो अभी हम लोग पढ़े, यहाँ क्या दिया है? आधार धारा और संग्राहक धारा। तो बीटा वाला पढ़े थे LC/LV, संग्राहक धारा बटा
आधार धारा। तो संग्राहक धारा कितना दिया है 2.15 मिली एम्पियर, ठीक है। इसका मान दिया 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो माइक्रो एम्पियर को ही मिली में बदल दीजिए, तो इसमें हम क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर कितना आया था 2.15 बटा 100, अब बटा कर दीजिए 1000, तो ये भी माइक्रो एम्पियर हो गया, ये भी आपका माइक्रो एम्पियर हो गया। 100 से 100 कटेगा, 10 से जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21.5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यह बीटा का आपका मान हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो निवेशी टर्मिनलों वाले ओवर गेट का निर्गत केवल तब 0 होता है जब, कहता है ओवर गेट वाला, तो ओवर गेट के लिए निर्गत कब 0 होगा ये बताना है। विकल्प दिया है कोई एक निवेश 1 हो, दोनों निवेश 1 हो, कोई एक निवेश 0 हो, इनमें से दोनों निवेश 0 हो। तो थोड़ा सा हम ओवर गेट को समझ लेते हैं। ओवर गेट क्या है इसको थोड़ा इसका विचार करें। तो ओवर गेट जो है हमेशा प्लस को इंडिकेट करता है, प्लस को। तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है निर्गत जो प्राप्त होता है वो। तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तब ना 0 प्राप्त होगा। तो दोनों को 0 होना चाहिए, दोनों को 0 होना चाहिए। तो कोई एक निवेश 0 नहीं, दोनों 0 है, यानी विकल्प नंबर 4 आपका आंसर होगा। यानी याद रहे ओवर गेट प्लस को इंडिकेट करता है, और प्लस में तभी 0 आएगा जब दोनों का मान 0 हो। तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो निवेश के तरह भी ओवर गेट का निर्गत 0 होने का लिए आवश्यक है। फिर वही कहता है, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा y। तो y 0 कब होगा जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, तब नहीं 0 आएगा। तो a और b दोनों 0 होना चाहिए, यानी विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ओवर गेट यानी प्लस। अगला, ओवर गेट में एक निवेश 0 और दूसरा 1 है, तो निर्गत क्या होगा। तो a प्लस बी फिर से देख लीजिए इक्वल टू क्या है y। एगो 0 का होता है, एगो 1, तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 1, यानी y बराबर क्या आ गया 1। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लॉजिक गेट निरूपित करता है, यानी ये जो लॉजिक गेट है किसको इंडिकेट करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ a और b दोनों मिलकर क्या y बनाता है, तो यह प्लस को इंडिकेट करता है, a प्लस बी बराबर क्या है y, यह ओवर गेट को इंडिकेट करता है। इस फिगर को याद कर लेंगे, ओवर गेट का ये फिगर है। एंड गेट में उच्च निर्गत प्राप्त करने के लिए निवेश a और b होना चाहिए। तो अब यहाँ एंड गेट, तो एंड गेट का मतलब क्या होता है a गुना b, यह गुना को प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ इसका मान 1 कब आएगा जब दोनों का मान 1 हो, यानी a भी 1 और b भी 1 होगा, तभी जाकर के प्राप्त होगा उच्च हाई वोल्टेज, यानी आपका विकल्प नंबर 4 सही होगा, यानी 20 का हो जाएगा 4, दोनों 1, क्योंकि गुना का 0 नहीं आना चाहिए 1, दोनों 1 रहेगा तो 1 आएगा। अगला, एंड गेट में एक निवेश 0 तथा दूसरा 1 है, तो निर्गत क्या होगा। तो एंड गेट में हमने क्या बताया a गुना b बराबर क्या होता है y। तो एक निवेश 0 है, दूसरा 1 है, तो क्या आ जाए 0 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, नहीं 0 होगा, 0 हो जाएगा। आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, 0, यानी एंड गेट का मतलब गुना। अगला, बुलियन व्यंजक y बराबर इतना दिया गया है, यदि a बराबर 1 तथा b बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए y बराबर दिया a b का रेकरिंग, b a का रेकरिंग, माने रेकरिंग का मतलब उल्टा, नॉट गेट। तो a का मान 1 है, तो b का मान 1 दिया है, लेकिन रेकरिंग हो जाएगा 0 हो जाएगा, या 1 इसका मान 0, तो गुना करेंगे तो 1 0 तो 0 हो जाएगा भी, 0 प्लस 0 कितना आ गया इक्वल टू 0, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1, 0 आएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए। 22 नंबर है, 23 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित गेटों के संयोजन से निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए, यानी y 1 प्राप्त, यहाँ ये जो गेट दिया गया है इसको देख लीजिए, यह ओवर गेट है और यह दे दिया एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट है। तो इसमें देख लेना है कि y का मान कब प्राप्त होगा, कितना आएगा। ये आपको y 1 प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, 1 कब आएगा ये आपको बताना है, 1 किस स्थिति में आएगा। तो देखिए 1 आएगा तभी जब e का मान क्या हो जाए 1 कर दें और b का मान 0 मानते हैं। तो यह प्लस को इंडिकेट करता है, मैंने क्या बताया ओवर गेट यह है, प्लस बताता है। तो प्लस जब बताएगा तो 0, a का मान 0 हो तो 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आएगा, यानी इस गेट का मान 1 हो जाएगा, और इसका भी मान जब 1 रहेगा c का मान, तो यह गुना का प्रतिनिधित्व, यह एंड गेट है, यह एंड है, तो गुना का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कहने का मतलब a का मान 1 हो, b का मान 0 हो और c का मान 1 हो, तब जाकर 1 प्राप्त होगा, a 1 b 0 c 1, आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, यह ओवर गेट है या एंड गेट है, जो यह दोनों को जोड़ना है और तब जो प्राप्त होगा उसको गुना कर लेना है।
जैसे यहाँ इसका मान अगर 0 हो और 1 हो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। 24, बाइनरी संख्या इतना और इतना का योग कितना है, तो देखिए 1 0 1 1, फिर 1 1 0 जोड़ना है, तो 1 1 जोड़ेंगे, 1 0 1 हो गया, 1 1 10 का 0 1, इसमें याद रहे 1 + 1 बाइनरी संख्या में 10 होता है। ठीक है। तो 1 1 0 जोड़ेंगे 10 10 का 0 1, फिर 1 10 0 1, 1 1 10, 1 1 क्या हो गया 10, यानी 1 0 0 1, यानी विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी 1 + 1 बराबर 10 होता है बाइनरी संख्या में, याद कर लेंगे। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा बाइनरी योग नियमानुसार नहीं है, कौन सा बाइनरी योग नियम के अनुसार नहीं है, तो ये तो सब तो सही है, लेकिन 1 + 1 क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो यह नियम के अनुसार नहीं है, तो विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला, चलिए तो यहाँ पर ही अपना सारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छा से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन सारे प्रश्नों में से परीक्षा में प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रह देते हैं, और फिर मिलते हैं कल, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं।